Hello students, I am Dr. Mamta. Welcome to Word Student Scope. So today I am going to discuss with you the another part of biological classification. Class 11th biology. On that day I have discussed with you about the kingdom Monera from the NCERT. जितना भी NCERT में kingdom Monera दिया था मैंने वो सारा कवर कर दिया. बट अकॉर्डिंग टू नीट पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत कम है. ठीक है, तो थोड़ा सा हम उसका एक मेंबर डिस्कस करेंगे. जैसे कि हमने बात की थी क्लासिफिकेशन सिस्टम की. तो क्लासिफिकेशन सिस्टम में अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर एक ऑर्गेनिज्म की भी आप ग्रुप में से एक ऑर्गेनिज्म के भी करेक्टर्स आप बता देते हो तो बाकी ग्रुप की वो रिप्रेजेंटेटिव होता है. बाकी ग्रुप के जो करेक्टर्स हैं वो भी अपने आप पता लग जाते हैं बिकॉज दे आर मोर और लेस सिमिलर और डिससिमिलर, एक दूसरे के तरह ही होते हैं. तो अगर मैं किंगडम मोनेरा आपको टीच करूं एक बैक्टीरिया, उसको मैं कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देती हूं. तो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में कुछ करेक्टर्स उसके सिमिलर होंगे, राइट. वैसे मैंने आर्की बैक्टीरिया आपको सारा एनसीईआरटी में कवर कर दिया. सो लेट अस स्टार्ट with kingdom Monera. This kingdom is made up of simplest living organisms. मैंने बताया था कि R.H. Whitaker ने 1969 में 5 kingdom system of classification दिया था. 5 kingdom system of classification में जो first kingdom थी that was kingdom Monera. और kingdom Monera क्या है? Simplest living organism is made up of simplest living organisms. And it includes bacteria and cyanobacteria. Bacteria and cyanobacteria, they come under the kingdom Monera. So what you are going to study today? You are going to study about the bacteria and cyanobacteria as we are discussing the kingdom Monera. आगे बात करते हैं. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि किंगडम मोनेरा के में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया होते हैं. तो किंगडम मोनेरा के जो बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, ऑर्गेनिजम्स हैं, ये कैसे होते हैं? दे आर सिंगल सेल्ड whose cells do not have a nucleus. First characteristic feature of kingdom monera. किंगडम मोनेरा का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं whose cells do not have a nucleus. न्यूक्लियस नहीं होता. Just because of the absence of nucleus, they are known as prokaryotes. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है कि किंगडम मोनेरा को प्रोकैरियोट्स क्यों कहा जाता है? प्रोकैरियोट्स भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? Because they do not have nucleus. The term prokaryote means बिफोर ए न्यूक्लियस. प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है? बिफोर ए न्यूक्लियस, विच मीन दैट ऑर्गेनिज्म लैक ए ट्रू न्यूक्लियस. जब हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स पढ़े थे एट दैट टाइम हमने ये बात पढ़ी थी कि डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स इज प्रोकैरियोट्स डजंट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस एंड यूकैरियोट्स हैव. तो ट्रू न्यूक्लियस का क्या मतलब है कि प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता? इसका क्या मतलब है? प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स दैट इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट. सो प्रोकैरियोट्स से आप एक बार याद रखेंगे बिफोर ए न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो नेक्स्ट चलते हैं. यहां तक क्लियर हो गया? तो किंगडम मोनेरा, अब हम मेन बात पे अपनी आते हैं. किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स बैक्टीरिया, ये सब याद रखना है, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया एंड स्मॉल ग्रुप्स लाइक माइकोप्लाज्मा,
रिकेट्सियास एंड एक्टिनोमाइसीट्स। इनमें से कोई भी एग्जाम्पल के आपको करेक्टरिस्टिक फीचर्स आए या जनरल स्ट्रक्चर्स आए तो उसी समय माइंड में आना चाहिए किंगडम मोनेरा में क्या होता है, किंगडम मोनेरा के करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, राइट। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ किंगडम मोनेरा। सो नीडलेस टू से कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स एंड सम स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सियास एंड एक्टिनोमाइसीट्स। तो ये सब आर्कीबैक्टीरिया, ये सब क्या हैं? किंगडम मोनेरा के एग्जाम्पल्स हैं। द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चरल एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स इज सो लिटल। जो अभी मैंने आपके साथ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, अब इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन द डिफरेंसेस किसके? स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस जो हैं, दे आर सो लिटल। इतने कम डिफरेंसेस हैं इनमें कि इट इज नॉट ईजी टू डिस्टिंग्विश देम इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। इतने कम डिफरेंसेस हैं इनके बीच में कि इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफरेंशिएट देम इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो इससे ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स से मुझे एक डेफिनेशन याद आती है जब मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाया था कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन, व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन रिवाइज हो जाती है कि व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो उसमें क्या, अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन रिपीट नहीं होगी, फर्स्ट पार्ट में है। तो उसमें हम किंगडम मोनेरा में हम कहते हैं कि ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर वेरी वेरी सिमिलर और दे हैव वेरी लेस डिफरेंसेस बिटवीन देम, दैट इट इज नॉट एबल टू ग्रुपिंग देम इनटू, क्लासिफाई देम इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। बहुत डिफिकल्ट है किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपिंग करना। तो बैक्टीरिया, हम इसके साथ बहुत अवेयर हैं, बड़ी सिंपल टर्म है, इस पर अब इसके स्ट्रक्चर को पढ़ना है, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को पढ़ना है। मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं किंगडम मोनेरा कवर कर रही हूँ तो मैं इसमें बैक्टीरिया को डिटेल एक्सप्लेनेशन इसकी आपको दे दूँ। बैक्टीरिया क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। किसको बिलोंग करते हैं? बैक्टीरियाज बिलोंग टू प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरियाज किसको बिलोंग करते हैं? प्रोकैरियोटिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। वेयर एज द ऑर्गेनिजम्स लैक ए फ्यू ऑर्गेनेल्स एंड ट्रू न्यूक्लियस। बैक्टीरियाज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हमें पता है कि बैक्टीरियाज जो हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हमें ये भी पता है दे डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस, उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स। कैसे पता है हमें ये सब? बिकॉज बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो बैक्टीरियाज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द प्रोकैरियोटिक ग्रुप। बैक्टीरियाज किससे बिलोंग, किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं? प्रोकैरियोटिक ग्रुप को। प्रोकैरियोटिक ग्रुप को बैक्टीरियाज बिलोंग करते हैं। वेयर द ऑर्गेनिज्म लैक ए फ्यू ऑर्गेनल्स एंड ए ट्रू न्यूक्लियस। जहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या नहीं है? दे लैक ए ट्रू न्यूक्लियस and the membrane bond organelles. I have discussed with you the membrane bond organelles in the chapter Cell, the Unit of Life. You can see about the cell organelles and I have discussed each organelle one by one also. Fine. So you can watch that part. So अब बात करते हैं हम अपने बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स belongs to prokaryotes. बैक्टीरिया आर माइन्यूट। दिखाई देते हैं बैक्टीरिया हमारे आसपास? नहीं दिखाई देते ना, बिकॉज दे आर माइक्रोस्कोपिक। दे कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई। बैक्टीरियाज आर माइन्यूट, यूनिसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक, सिंपल, अनडिफरेंशिएटेड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या है? यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है, अनडिफरेंशिएटेड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, विच आर यूजली आइडेंटिफाइड बाय देयर स्पेसिफिक एक्टिविटीज
बट नॉट बाय जनरल अपीयरेंस। आपको बैक्टीरियाज कैसे पता लगेंगे? दे आर माइक्रोस्कोपिक, वेरी ऑब्वियस, you can see them bacteria under the microscope, but you cannot see them by their general appearance। आप ऐसे नहीं कह सकते इसके ऊपर बैक्टीरिया है, कभी कहा है ऐसा किसी ने? मैंने उसमें बैक्टीरिया देखे, इट इज नॉट लाइक दिस ना। तो इट इज यूजली आइडेंटिफाइड बाय देयर, they are identified by their specific activities but not by general appearance। तो ये कैसे पता लगते हैं? स्पेसिफिक एक्टिविटीज से। देखते हैं कैसे। देवर, अब क्वेश्चन आता है, हमेशा पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आता है नीट में कि बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया? डच नेचुरलिस्ट एंटनी वैन ल्यूवेनहोक। एंटनी वैन ल्यूवेनहोक डच नेचुरलिस्ट थे। उन्होंने 1632 टू 1723 के बीच में उन्होंने बैक्टीरिया डिस्कवर किए। हु इन्वेंटेड, इन्होंने क्या इन्वेंट किया? फर्स्ट माइक्रोस्कोप इन 17th सेंचुरी। तो आपको याद रखना है ये नाम एंटनी वैन ल्यूवेनहोक का। एंटनी वैन ल्यूवेनहोक, इन्होंने क्या डिस्कवर किया? 17th सेंचुरी में सबसे पहले माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया एंड ऑब्जर्व्ड डिफरेंट स्पेसिमेंस इंक्लूडिंग स्क्रैपिंग्स फ्रॉम देयर ओन टीथ। अच्छा, इन्होंने 17th सेंचुरी में माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया और इन्होंने क्या क्या आइडेंटिफाई किया? इन्होंने बहुत सारी स्क्रैपिंग्स आइडेंटिफाई की, इवन फ्रॉम देयर ओन टीथ, अपने टीथ की भी स्क्रैपिंग्स इन्होंने अंडर द माइक्रोस्कोप देखी। तो ही ऑब्जर्व्ड बैक्टीरिया ऑन जून 10, 1675। डेट्स लर्न तो करनी है, साइंटिस्ट के नेम्स के साथ करनी है। तो इन्होंने बैक्टीरिया देखे जून 10, चाहे ना याद रहे लेकिन 1675 याद रहना चाहिए कि दे ऑब्जर्व्ड बैक्टीरिया ऑन 1675। अच्छा, जब इन्होंने बैक्टीरियाज देखे तो इन्होंने कहा कि ही थॉट देम टू बी एनिमलक्यूल्स। अब 17th सेंचुरी में माइक्रोस्कोप बनाया, बड़े स्पेसिमेंस आइडेंटिफाई किए, तो इनको क्या लगा? बैक्टीरियाज देख लिए कि बैक्टीरिया है, पर इन्होंने कहा कि दे सीम्स टू बी एनिमलक्यूल्स, स्मॉल एनिमल्स लगते हैं। एनिमलक्यूल्स मीन्स लिटिल एनिमल्स। बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज these organisms were termed bacteria by Ehrenberg in 1838। ये बहुत important डिस्कवरी है कि just because of the small size we know they are microscopic, they are minute organisms, unicellular, just because of the small size they are these organisms are termed bacteria by Ehrenberg in 1838। ये बड़ा important है कि बैक्टीरिया को किसने स्मॉल साइज के बेसिस पे बैक्टीरिया को किसने कॉइन किया कि ये बैक्टीरियाज हैं? एहरेनबर्ग इन 1838। आगे चलते हैं थोड़ा सा। लेटर इन 1850, देखिए ये सारी डेट्स ने एक दूसरे के रिलेटेड आ रही हैं, इनको आप सीक्वेंस में लर्न करेंगे। 1850 में क्या हुआ? लुईस पास्चर आए। दे लेड द फाउंडेशन ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ये तो हमें पता ही है कि जो लुईस पास्चर आए थे, जब उन्होंने क्या की? लुईस पास्चर लेड द फाउंडेशन ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बैक्टीरियोलॉजी? द साइंस और द स्टडी ऑफ साइंस विच इज कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर्स, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज बैक्टीरियोलॉजी। दैट साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। अब कैसे उन्होंने क्या किया? बाय डेवलपिंग कल्चर टेक्निक एंड मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। अब जब भी लुईस पास्चर का नाम आता है तो 1850 में हमें पता है कि लुईस पास्चर ने दे लेड द फाउंडेशन ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी की उन्होंने फाउंडेशन कैसे रखी? बाय डेवलपिंग सर्टेन कल्चर टेक्निक्स, कुछ कल्चर टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। हम मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन क्या होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे कभी एक्टिविटीज अगर इसकी की तो मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन के नाम से समझ आ जाता है कि कौन से वो वेज हैं जिससे हम स्टरलाइज करते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री इन्वायरमेंट कैसे हम करते हैं, राइट। हम माइक्रोस्कोप ये जो जर्म फ्री इन्वायरमेंट है वी डू इट बाय स्टरलाइजिंग द इंस्ट्रूमेंट्स और द ऑपरेटस
used in the experiment. तो जो भी apparatus से आप उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करते हो, जर्म फ्री करते हो, that come under the sterilization technique. अब डेवलपिंग कल्चर टेक्निक्स एंड, तो लुईस पास्चर ने क्या किया, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इन 1850. ठीक है, यहाँ तक ये सब पता होना चाहिए. दिस इज नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी. इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिलेबस के बियॉन्ड है. नो, इट इज, ये थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है एक टॉपिक को. जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया. कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं बैक्टीरिया के कैसे हैं. बैक्टीरिया आर ओमनी प्रेजेंट. Is it right or not that bacteria are omnipresent? Yes, bacteria are present everywhere. They are found in all environments. सभी environments में मिलते हैं where organic matter is present. बैक्टीरिया आपको हर उस environment में मिलेगा जहाँ पे organic matter present है. They are found in air, water, soil and also in or on the bodies of plants and animals. Bacteria are omnipresent, right? They are found in air में मिलेंगे, water में मिलेंगे, soil में मिलेंगे और उन conditions में भी मिलेंगे जहाँ पे कोई survive नहीं कर सकता. And also on the bodies of plants and animals. आपको लगता है कि plants और animals की bodies पे बैक्टीरिया होंगे? क्योंकि नजर तो आते नहीं, as they are microscopic. So some of the bacteria live as commensals. ये commensals की अब definition जो है, अगर तो आपको इसकी definition इससे understand हो जाती है, then it is okay. Otherwise आप इसको comment box में लिखेंगे कि what is commensals. Some of the bacteria live as commensals. कुछ बैक्टीरिया commensals की तरह रहते हैं. जैसे एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, Escherichia coli in the human intestine. Can you imagine that there are present bacteria in the human intestine? Human intestine में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं? Escherichia coli, E. coli कहते हैं इन्हें, in the human intestine. And some live as symbionts. अब symbionts से एक डेफिनेशन आती है symbiotic. तो सिम्बायोटिक का मतलब मेरे ख्याल से तो पता होगा मीनिंग क्या है इसका. सिम्बायोटिक होते हैं बेनिफिशियल, जिसमें दोनों पार्टनर्स म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं. ठीक है, सो सिम्बायोंट्स मीन, एग्जाम्पल इसका कौन सा है? राइजोबियम. राइजोबियम एक बैक्टीरिया है दैट लिव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. अब इसकी एक्चुअली बायोलॉजी में ना हर वर्ड पे एक चैप्टर बन सकता है, तो इसका मीनिंग अगर थोड़ा सा आपको और पढ़ना है तो हम और डिस्कस करेंगे लाइव क्लासेस में. सेवरल ऑफ देम कॉजेज डिजीजेज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. तो बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरियाज, मैंने ये नहीं कहा कि ऑल बैक्टीरियाज या बैक्टीरियाज, नो, सम बैक्टीरियाज कॉजेज डिजीजेज. दे आर पैथोजेनिक. पैथोजेनिक क्या होता है? डिजीज कॉजिंग. जो क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं. तो सेवरल ऑफ देम कॉज डिजीज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. अच्छा जी, सम बैक्टीरिया हैव एन एक्स्ट्रा सर्कल ऑफ जेनेटिक मटेरियल. अब हमें ये तो पता ही है ना कि बैक्टीरिया एक सेल है. अगर बैक्टीरिया सेल है तो उसका कोई न्यूक्लियर मटेरियल भी होगा. ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया हैव एन एक्स्ट्रा सर्कल ऑफ जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड ए प्लाज्मिड. अब ये प्लाज्मिड का पता होना बहुत जरूरी है आगे के लिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बैक्टीरियाज हैं, दे हैव एन एक्स्ट्रा सर्कल ऑफ जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड ए प्लाज्मिड रादर देन ए न्यूक्लियस. हमारे पास ये सेल है और इस सेल में हमारे पास ये न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा हुआ है. इसके इन एडिशन टू दिस न्यूक्लियर मटेरियल, इफ देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ एनी सर्कुलर मटेरियल, दैट इज प्लाज्मिड.
इसका पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 12th में एक चैप्टर है पूरा। प्लाज्मिड में क्या होते हैं? प्लाज्मिड इज हमने कह दिया डीएनए, इट ऑफन कंटेन जीन्स। अब प्लाज्मिड में क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। कौन से जीन्स होते हैं? दैट गिव द बैक्टीरिया सम एडवांटेज ओवर अदर बैक्टीरिया। तो जिस बैक्टीरिया में, मैंने कहा सम बैक्टीरिया हैव सर्कुलर डीएनए, सम बैक्टीरिया हैव डीएनए, कौन सा वाला डीएनए है इसमें? एक्स्ट्रा सर्कल ऑफ जेनेटिक मटेरियल है। एक्स्ट्रा सर्कल अगर जेनेटिक मटेरियल का प्रेजेंट है किसी बैक्टीरिया में तो क्या होगा? वो क्या प्रोवाइड करेगा? दैट विल गिव हिम एक्स्ट्रा एडवांटेज ओवर अदर बैक्टीरियाज। वो उसको एक्स्ट्रा एडवांटेज देगा ओवर अदर बैक्टीरियाज। फॉर एग्जाम्पल, इट मे कंटेन ए जीन that makes the bacteria resistant to certain antibiotics। ये +2 में बार बार लाइन आएगी कि there are certain bacterias which are resistant, whose genes, they have certain genes who are resistant to antibiotics। तो यहाँ से हमें क्या पता लगती है? Importance of plasmid। प्लाज्मिड की आपको इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि जिस भी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, और तो प्लाज्मिड के पास क्या है? एक जीन है। वो जीन की क्या है? जीन क्या करता है? दैट इज रेजिस्टेंट टू सर्टेन एंटीबायोटिक्स, राइट। आगे चलते हैं। सम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, अब ये टर्म्स पता होनी चाहिए जब भी डिस्कस होंगी। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? दे कैन विदस्टैंड द टेम्परेचर अप टू 78 डिग्री सेल्सियस। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जो विदस्टैंड कर सकते हैं, दैट कैन विदस्टैंड टेम्परेचर अप टू 78 डिग्री सेल्सियस। कुछ बैक्टीरिया साइक्रोफिलिक है। साइक्रोफिलिक कौन से होते हैं? जो विदस्टैंड कर सकते हैं -190 डिग्री सेल्सियस तक। तो अब यहाँ पे दो टर्म्स याद रखनी है, थर्मोफिलिक एंड साइक्रोफिलिक। ये टर्म्स हमें क्या बता रही हैं? थर्मोफिलिक एंड साइक्रोफिलिक टर्म्स हमें क्या बता रही हैं? कि बैक्टीरिया कैन लिव इन दोज एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स इन विच अदर ऑर्गेनिज्म इज नॉट एबल टू अडेप्ट। उन जगह पर भी आपको बैक्टीरियाज प्रेजेंट मिलेंगे जहाँ बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस है। थर्मोफिलिक हैं जहाँ पे हाई टेम्परेचर्स हैं, या साइक्रोफिलिक हैं यहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर है। बैक्टीरिया आर फाउंड इन एवरी हैबिटेट ऑन अर्थ। ये मैंने बात कर ली कि बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है, ओशियंस में प्रेजेंट है। नाउ सम लिव इन और ऑन ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल। ये डिस्कस हो गया आपके साथ कि बैक्टीरिया जो है दे आर प्रेजेंट इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। इंक्लूडिंग ह्यूमंस बात हुई है, जैसे हमने बताया कि देयर आर सर्टेन बेनिफिशियल बैक्टीरियाज विच आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंटेस्टाइन। There are approximately 10 times as many bacteria cells as human cells in the human body। 10 times जो हैं ज़्यादा बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट होते हैं एज ह्यूमन सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। Lot of these bacterial cells are found in the in the digestive system। बहुत सारे बैक्टीरिया मैंने बताया कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है। Some bacteria live in soil or on dead plant matter where they play an important role in the cycling of nutrients। अब बैक्टीरिया की प्रेजेंस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी है। अब क्या रोल है आगे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज मैंने कहा सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। वह सॉइल में क्या कर रहे हैं? दे आर प्लेइंग ए रोल ऑफ रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। जो रिसाइकलिंग हो रही है न्यूट्रिएंट्स की, वो कैसे हो रही है? सॉइल में प्रेजेंट है बैक्टीरियाज, राइट। जो हमारी सॉइल है जो फर्टाइल हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन बैक्टीरियाज। सम टाइप्स कॉज फूड स्पॉइलेज। बैक्टीरियाज जो होते हैं पैथोजेनिक भी होते हैं, अगर बेनिफिशियल हैं तो हार्मफुल भी हैं। क्या करते हैं? फूड स्पॉइलेज करते हैं, क्रॉप डैमेज करते हैं। कहते हैं ना खाना खराब हो गया, थोड़े दिन रखा था, यहाँ फ्रिज में नहीं रखा, बाहर रह गया रूम टेम्परेचर पर,
तो वो खाना खराब हो गया, दैट वो क्या हुई, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो गई। सम टाइप्स दे कॉज फूड स्पॉयलेज, फूड स्पॉयलेज होगी, क्रॉप्स डैमेज हो जाती हैं, कहते सारी क्रॉप डैमेज हो गई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी, किसी बैक्टीरिया ने वो सारी क्रॉप को डैमेज कर दिया, बिकॉज बैक्टीरियाज आर पैथोजेनिक आल्सो, दे कैन कॉज डिजीज टू प्लांट्स, एनिमल्स एज वेल एज टू ह्यूमन बीइंग्स. So they are also useful in the production of fermented foods such as yogurt and soya sauce. तो बैक्टीरियाज का यूज़ किया जाता है, फर्मेंटेशन टेक्निक्स है, फर्मेंटेशन में यूज़ किया जाता है जब प्रोडक्शन करनी होती है योगर्ट की, योगर्ट या सोया सॉस जो बनती है, सोया सॉस आपकी जो बनती है, उसके जो प्रोडक्शन है उसमें बैक्टीरियाज का यूज़ किया जाता है. कैसे, +2 में हम पढ़ेंगे, ये तो 12th का टॉपिक है. Relatively few bacteria are parasites और पैथोजेंस, दैट को ठीक है, बैक्टीरियाज होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट कह लो, पैथोजन कह लो, बात तो एक ही है, बिकॉज दे विल कॉज डिजीज टू ह्यूमन बीइंग. पैरासाइट वैसे बेनिफिशियल भी होते हैं, बट बिकॉज दे एक्ट एज सिम्बायंट्स आल्सो, बेनिफिशियल रिलेशनशिप में भी रहते हैं. Another fascinating feature of bacteria is their protective cell wall. अब बैक्टीरिया की जो फैसिनेटिंग फीचर है, जो बड़ा अट्रैक्ट करता है साइंटिस्ट को बैक्टीरिया की तरफ, दैट इज देयर सेल वॉल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल, नीडलेस टू से, इट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. हम पढ़ चुके हैं कि सेल वॉल जो है प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होती. तो ये जो प्रोटेक्टिव सेल वॉल है, इसका ये फीचर साइंटिस्ट को बहुत फैसिनेट करता है, बहुत अट्रैक्ट करता है, एक फैसिनेटिंग फीचर है. तो ये जो सेल वॉल की प्रोटेक्शन है, तो हम पढ़ेंगे कि किस तरह से है. विच इज मेड अप ऑफ ए स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकेन. तो हाउ सेल वॉल इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए प्रोटीन पेप्टिडोग्लाइकेन. Again, very important question from the NEET point of view, that protective cell wall is due to the presence of protein known as peptidoglycan, right? The components of bacterial cell wall forms an important basis upon which the bacteria can be divided. Very obvious कि अगर जो हम अभी पढ़ रहे हैं कि जो बैक्टीरिया सेल वॉल है, बैक्टीरिया सेल वॉल जो है वो एक फैसिनेटिंग फीचर है साइंटिस्ट के लिए, है ना. तो अगर इसी के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, देखिए, दिस पर्टिकुलर प्रोटीन, किस पर्टिकुलर प्रोटीन की बात की, दिस पर्टिकुलर प्रोटीन, मैंने बात की किस पर्टिकुलर प्रोटीन की, अभी हमने डिस्कस किया पेप्टिडोग्लाइकेन. तो ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन है, दैट इज फाउंड एनीवेयर एल्स इन नेचर एक्सेप्ट इन द सेल वॉल्स ऑफ बैक्टीरिया. तो ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन है, पेप्टिडोग्लाइकेन, ये आपको ओनली कहाँ पे नजर आएगा, वेयर इट विल बी प्रेजेंट, इट विल बी प्रेजेंट ओनली इन द सेल वॉल. पेप्टिडोग्लाइकेन प्रोटीन इज प्रेजेंट ओनली इन द सेल वॉल, सिर्फ सेल वॉल में नजर आएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका. बट ए फ्यू ऑफ देम आर डिवॉइड ऑफ दिस सेल वॉल. पर कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं दे आर डिवॉइड. डिवॉइड मीन्स वहां पे सेल वॉल जो एब्सेंट है. कौन सी सेल वॉल एब्सेंट है, विच इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन. एंड अदर्स हैव ए थर्ड प्रोटेक्शन लेयर कॉल्ड कैप्सूल. तो एक कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, सम बैक्टीरिया दे डोंट हैव दिस पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होती. तो उन बैक्टीरियाज में क्या होता है, दे हैव ए प्रोटेक्टिव लेयर, थर्ड प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड कैप्सूल. दे डू नॉट कंटेन एनी सेल ऑर्गेनल एज इन प्लांट और एनिमल सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स. कि जो किंगडम मोनेरा है उसमें कोई भी जो बैक्टीरिया हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं प्रेजेंट होता एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स. राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया. सो हमें ये भी पता है कि राइबोसोम्स का क्या फंक्शन है,
राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, हमने डिस्कस किया हुआ है। इन एडिशन टू दिस डीएनए, इस डीएनए कौन सा, दिस डीएनए जो सेल का अपना एक न्यूक्लियर मटेरियल है। इन एडिशन टू दैट डीएनए दे हैव एन एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है विच इज नोन एज प्लाज्मिड। ये मैं बार बार कह रही हूँ, दैट आई एम रिपीटिंग दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मिड क्या है। सो दीज प्लाज्मिड्स मेक सम strains of bacteria which are resistant to antibiotics. What is plasmid? Extra DNA, right? Extra DNA which is present in the cell, whose genes contain, genes क्या करते हैं, they make some strains of bacteria which are resistant to antibiotics. ये जो genes हैं ये resistant होते हैं antibiotics से. So students, in this part I have discussed with you the some characteristic features of kingdom Monera. I feel कि ये important है तो मैंने इसको explain करना मुझे ज़रूरी लगा। तो आप इसको, this is not as according to the NCERT, NCERT से थोड़ा सा मैं beyond चली गई हूँ, मैंने थोड़ा explain कर दिया है बैक्टीरिया को। आप इसको पढ़ो, इसके नोट्स बनाओ नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आल्सो फ्रॉम बोर्ड एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम कहते हैं कि क्वेश्चन तो बियॉन्ड सिलेबस था, सिलेबस में नहीं था, ये बात नहीं है सिलेबस में नहीं होता, उससे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया होता है, राइट। आप इसे पढ़ें और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।